हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी आप लोग के लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी का ज्योग्राफी। और इसमें आपको 6 to 12 क्लास तक का जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी का, उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखते रहिए मेरा ये सीरीज। और इस सीरीज का मैंने नाम रखा है क्या आप जानते हैं, क्योंकि आप जब भी एनसीईआरटी का बुक में जाइएगा तो वहाँ पे एक हेडिंग दिया रहता है कि क्या आप जानते हैं। वहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि हाँ प्रीलिम्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप मेरे इस लेक्चर को डेली देखा करें, और अगर अच्छा लगता है तो अगर थोड़ा सा भी इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो इस चैनल का क्या क्वालिटी, आप भी सोच रहे होंगे कि हम क्यों देखें, कि मैं तो खुद ही बुक लेके पढ़ लूँगा। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप इसलिए देखिए, इस लेक्चर को इसलिए देखिए कि बहुत कम टाइम में मैं आपको जितना जो उसका निचोड़ होता है ना जिस चैप्टर का, वो मैं आपको बता दूंगी। तो बहुत 15 से 20 मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, इसलिए आप इस लेक्चर को प्रीफर कर सकते हैं। आज के जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी बदलती पृथ्वी, चैप्टर का नाम है कि हमारी पृथ्वी कैसे बदली है, क्या क्या होता है उसके अंदर, कैसे बल लगते हैं और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था काफ़ी करोड़ों वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर कुछ गति होती रहती है, ठीक है। तो क्यों गति होती है, कैसे गति होती है, तो जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पृथ्वी की का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक संरचना है, उसमें मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो क्रोड, सेकेंड नंबर पे मेंटल और थर्ड नंबर पे परपट्टी। तो जो मेंटल वाला एरिया है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मैग्मा वगैरह भरा होता है, लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है। तो वो क्या होता है, एक तरह से मूवमेंट में रहता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं, पृथ्वी में जो गति होती है वो 2 टाइप की होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस ब्लॉक डायग्राम में आप इसको यूज कर सकते हैं। पृथ्वी के अंदर एक बल लगता है जिसको क्या बोलते हैं, अंतर्जनित बल, यानी इसको क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स भी बोलते हैं। और दूसरा बल क्या होता है, बहिर्जनित बल, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। ये जो अंतर्जनित बल है, इसकी वजह से कौन कौन सी घटनाएं हो जाती हैं, किस किस की घटना की वजह से बल को आपको महसूस करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये जो अंतर्जनित बल है, आपको अगर मतलब प्री में क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है कि जो पृथ्वी के अंदर अंतर्जनित जो बल है उसके कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ऑप्शन में दे देगा भूकंप, ज्वालामुखी भूस्खलन, और उसके बाद एक चौथा ऑप्शन दे देगा पवन। और नीचे वाला ऑप्शन में क्या दे देगा, इनमें से एक से ज़्यादा या इनमें से कोई भी नहीं। आप जानते हैं बीपीएससी का 5 ऑप्शन दिया रहता है, ऐसे ही बना देगा। तो आपको पता होना चाहिए ना कि अंतर्जनित बल के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं होती है। जब आप इस बॉक्स को देखिएगा, इसको पढ़िएगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि जो अंतर्जनित बल है ये इसमें भी 2 पार्ट है। एक तो आकस्मिक बल लगता है और दूसरा क्या होता है, पटल विरूपण बल, मतलब पटल के चेंज होने की वजह से भी एक बल लगता है। पटल कैसे चेंज होगा, जैसे कि एक दे रखा है कि पर्वत निर्माणकारी बल। जब पर्वत का निर्माण होता है तो जो एक तरफ तो आप जैसे पढ़े होंगे, जब भी आप पर्वत के निर्माण के बारे में पढ़े होंगे, तो जब पर्वत का निर्माण होता है तो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है उसका संरचना बदलती है, और बदलने की वजह से भी एक बल लगता है, ठीक है। तो वो भी अंतर्जनित बल के अंतर्गत ही आएगा। और आकस्मिक बल कैसे लगता है, जैसे अचानक से भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी आ जाना या भूस्खलन हो जाना। भूस्खलन का मतलब क्या होता है, जो ऊपर वाला परत है ना, परपट्टी, उसका खिसक जाना, किसी भी रीजन से खिसक सकता है। तो या तो ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे खनन ज़्यादा हो रहा है, या ज़्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं, लैंड को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज वगैरह बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ये जो मानव हस्तक्षेप है, इससे भी भूस्खलन की प्रक्रिया होती है। और जो ज्वालामुखी है ये आपको पता है कि समुद्र वगैरह में आपको देखने को लिए मिलेगा। और भूकंप है, ये भी आकस्मिक बल है, ठीक है। तो जो अंतर्जनित बल के अंतर्गत कौन कौन सा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो भूकंप देखने के लिए मिलेगा, ज्वालामुखी देखने के लिए मिलेगा, भूस्खलन मिलेगा, ठीक है। और जब आप पृथ्वी के अंदर गति होती है, तो जब गति होती है पृथ्वी के अंदर, जो मैग्मा मूव करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी के ऊपर जो प्लेट्स हैं, कुछ प्लेट्स हैं, ठीक है, जो प्लेट्स को आप अपने नंगी आंखों से कैसे देख सकते हैं। जब आप वर्ल्ड मैप को जब आप देखिएगा तो आप देखते हैं ना कि बहुत सारे महादेश हैं, जैसे कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया,
और ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, तो ये सब एक प्लेट्स के फॉर्म में है। तभी तो जब भी आप पढ़ते होंगे, जब आप हिमालय के बारे में पढ़ते होंगे तो आपको यही पता होगा ना कि हिमालय कौन सी प्लेट से बनी हुई है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होगा। तो जब भी आप पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय वगैरह कैसे बन रहा है, फोल्डेड माउंटेन है तो क्यों है, कैसे ये बन रहा है, तो जब आप उस समय पढ़िएगा ना तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है, कि वहाँ पे कैसे फोर्स लग रहे हैं और वो उसका स्ट्रक्चर में क्या चेंजेज आ रहा है, ठीक है। तो अब जब मैं आपको बता रही हूँ कि पृथ्वी के अंदर गति कैसी होती है, जब पृथ्वी का जो मैग्मा होता है और मैग्मा के ऊपर जो लेयर है ना, जो स्थल जिसको पर्पटी बोलते हैं, वो एक महाद्वीप के फॉर्म में है, ठीक है, महाद्वीप के फॉर्म में है, जिसका क्या है, जिसकी मोटाई ज़्यादा है, और महासागर के अंदर भी पर्पटी है जिसकी मोटाई बहुत कम है, ठीक है। तो वो सारी पर्पटी हैं जो मैग्मा के ऊपर जो मेंटल है उसके ऊपर हैं, तो वो द्रव की वजह से एक दूसरे में घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जब भी आप पढ़िएगा तो आप पढ़े होंगे यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ऐसे ही आप बहुत सारे प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे जब आप पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्लेट्स है ना, तो आप जितने भी महाद्वीप है, तो मैक्सिमम कुछ महाद्वीप है जैसे, तो वो एक प्लेट्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं, वो प्लेट्स से ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। जो प्लेट्स मैग्मा की वजह से खिसकते रहते हैं तो उनका मूवमेंट होते रहता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी के अंदर गति कैसी होती है, ठीक है, क्योंकि अंदर लिक्विड भरा हुआ होगा तो उसके ऊपर से कुछ भी रखिएगा तो वो तो मूव करेगा ही। तो अगर यहाँ पे तो मेरे पास वो डायग्राम शो करने के लिए नहीं है, लेकिन किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मूव होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंतर्जनित बल के वजह से कौन कौन सा घटना हो सकता है। तो भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी हो सकती है, और भूस्खलन हो सकता है, और पर्वत निर्माणकारी बल के वजह से भी जो बल उत्पन्न होता है वो भी अंतर्जनित बल के अंतर्गत आ जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बहिर्जनित बल क्या होता है, जब पृथ्वी के जो बाहरी स्ट्रक्चर है, जो पर्पटी है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके ऊपर से, पर्पटी के ऊपर से आप देख रहे होंगे कि हवाएं चलती हैं, पवन की वजह से भी बहुत सारे निक्षेप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। जैसे कि जब आप राजस्थान वगैरह जाएंगे, जब आप मरुस्थलीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे पवन की वजह से जो बहुत बड़े बड़े से टीले पाए जाते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो मिट्टियाँ होती हैं एक जगह से दूसरी जगह उड़ा करके लेके चली जाती हैं। तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, पृथ्वी का संरचना बदलता है और उसकी वजह से एक बल लगता है। उस बल को क्या बोलते हैं, बहिर्जनित बल बोलते हैं। ये जो बल होता है अपर्दन की वजह से भी लगता है और निक्षेपण की वजह से भी लगता है। कहीं से अपवर्तित होगा और कहीं जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों की घटना की वजह से बनता है। और बहिर्जनित बल के अंतर्गत अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बीपीएससी अगर बना के पूछता है, या यूपीएससी में इतना सीधा क्वेश्चन नहीं देगा पर एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दे सकता है कि बहिर्जनित बल में बहिर्जनित बल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो दे देगा भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और समुद्री तरंग। और उसके बाद अगर बीपीएससी का दे रहे हैं तो पांचवा ऑप्शन भी दे देगा। तो कौन है, अगर आपको पता है तो आप आराम से समुद्री तरंग मार दीजिएगा, लेकिन नहीं पता है तब आप वो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो आप ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि अंतर्जनित बल, जो अंदर की घटनाओं की वजह से जो बल लगता है वो अंतर्जनित के बल आता है। और जो पृथ्वी की पर्पटी के ऊपर हो रहा है, जो सतह के ऊपर हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बहिर्जनित बल कहते हैं। जैसे नदी या बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग या हिमनद। हिमनद आप देखते होंगे कि पहाड़ों पे हिमनद वगैरह पाया जाता है, वो भी पृथ्वी के ऊपरी सतह पे ही तो है। तो जो बाहर से लगने वाला बल है वही बहिर्जनित बल बोलते हैं, और जो अंदर से लगता है किसी भी रीजन की वजह से तो वो अंतर्जनित बल होता है। तो इसी सब बल की वजह से स्थल रूपों का क्या हो गया है, विकास हो गया। चलिए अब मैं आपको जब ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी कि पृथ्वी की गति कैसे होती है, क्यों होती है, उसमें कौन कौन से बल लगते हैं, अंतर्जनित और बाह्यजनित बल, तो उसमें मैंने आपको स्थल मंडलीय प्लेट्स के बारे में बात किया है। तो और मैंने आपको ये भी हिंट्स दिया है कि आपको प्लेट्स के बारे में कैसे जानकारी होगी। जब भी आप विश्व का मैप देखिएगा तो उसमें देखते होंगे महादेश वगैरह, तो जो महादेश है ना वो एक प्लेट्स के ही फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो स्थल मंडलीय प्लेट क्या है, भू पर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई हैं।
तो जो बड़ी बड़ी आकार की सतह होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े आकार की, उन्हीं को प्लेट बोलते हैं, और जिस पे क्या है, महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हुई हैं। अब आगे मैंने आपको इस लेक्चर में अगला टॉपिक पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि ये मैंने एक घटना दे दिया है जो पृथ्वी के अंदर होता है, ठीक है। पृथ्वी के समुद्र के ज्वालामुखी आता है, तो ये क्यों होता है, ये किस टाइप का, इसके वजह से कौन टाइप का बल लगता है, तो ये अंतर्जनित बल लगता है ज्वालामुखी की वजह से, क्योंकि अभी मैं थोड़ा देर पहले आपके बताई हूँ, क्योंकि ये पृथ्वी के अंतर सतह से लग रहा है, इसलिए अंतर्जनित बल है। और ये जो कैसे ज्वालामुखी निकलता है, ये पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये इमेज इसलिए दिखाई हूँ क्योंकि आपके माइंड में बैठ जाए कि हाँ, ये जो ज्वालामुखी है ये क्या है, अंतर्जनित बल की वजह से ये होता है। अगला डायग्राम आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इस डायग्राम की क्या इम्पोर्टेंस है, ये किस चीज़ का डायग्राम है, तो एक भूकंप का जो उत्पत्ति हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो बीच वाला जो सर्कल टाइप का है, ये क्या है, उद्गम केंद्र है। यहाँ पे हलचल आती है, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ है, लेकिन जब उत्पन्न होगा तो वाइब्रेशन करेगा, और वाइब्रेशन की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये तरंग के फॉर्म में लेयर्स क्या हो जाएंगे, हिलने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, भूकंपीय तरंग की तरह ये फैलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, और यहाँ से क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। जब ये यहाँ पे आप ऊपर आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं, जो एकदम परपेंडिकुलर है यहाँ इसके। और ये क्या है, प्लेट सीमा है। बहुत सारे, जैसे आप तरंग देखते होंगे ना, जब आप किसी पानी में पत्थर फेंकिएगा तो तरंग बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब अंदर से बल निकलता है तो धरती हिलती है और वो तरंग के फॉर्म में हिलती है, ठीक है। तो उससे भूकंप आता है। तो आपको इस टाइप का महसूस होता होगा। जब भी आप भूकंप पे आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे क्या आप इसको क्या डिनोट कर सकते हैं, भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है, चारों तरफ निकलती है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि इस सीरीज का नाम ही है कि क्या आप जानते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी, क्या आपको पता है कि भूकंप कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का है, ठीक है। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, ठीक है। पी तरंग को क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग भी बोलते हैं, एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी बोलते हैं, और एल तरंग को पृष्ठीय तरंगे भी बोलते हैं, ठीक है। तो तरंग कितने टाइप का होता है जिसकी वजह से भूकंप आता है, तो 3 टाइप का होता है, पी, एस और एल तरंगे, ठीक है। ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और क्या पता ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो इतना सा आपको पता होना। अगला इसी सीरीज में अगला टॉपिक है कि क्या आपको पता है कि भूकंप किस चीज़ से मापते हैं। तो भूकंप जिस चीज़ से मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं। और जब आप भूकंप की तीव्रता को मापते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि भूकंप ज़्यादा प्रभावकारी था या कम प्रभावकारी था, ज़्यादा सबसे ज़्यादा कष्टकारी था या मीडियम में था। तो ये भूकंप के जो स्केल देता है ना, स्केल एक होता है, उस पर मापा जाता है। तो इसमें क्या कंडीशन है, तो मैं आपको बताती हूँ कि भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। लेकिन अगर भूकंप की तीव्रता 5 होती है तो वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा इससे अधिक होती है वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और तीव्रता वाला होता है, अथवा 7 से अधिक होती है। जो 7 से अधिक हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इमेज में, भूकंप लेखी का डायग्राम यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। तो मैं अब आपको बता दूं कि जिस पे जो रिएक्टर स्केल है जिस पे भूकंप को मापा जाता है, अगर वहाँ पे स्केल पे अगर उसका मान 2 दिखा रहा है तो इसका मतलब है भूकंप का प्रभाव ना के बराबर है। लेकिन अगर 5 दिखा रहा है तो वहाँ से मतलब जो वस्तुएं हैं वो गिर सकती हैं जो उस सतह पे हैं, ठीक है। जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, अगर किसी भी चीज़ पे इतनी हल्की हल्की सी चीज़ें हैं तो गिरने का रहता है। लेकिन अगर भूकंप की तीव्रता 6 आ जाती है तो उससे क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। और अगर 7 आ गया ना रिएक्टर स्केल पे अगर वैल्यू, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि स्केल, अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सा हो जाएगा, अगर स्केल पे
2 दिखाएगा या 5 दिखाएगा, 6 दिखाएगा या 7 दिखाएगा, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए या डिक्रीजिंग, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। ये क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हो तो आज जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो विश्व में ये जलप्रपात से लेकर के है। जलप्रपात क्या होता है? जब बहुत हाइट से अगर पानी डायरेक्ट परपेंडिकुलरली नीचे गिर जाती है तो जलप्रपात का निर्माण करता है, जो जिसका ढलान बहुत तीव्र होता है, एकदम 90 डिग्री के एंगल के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो वहाँ से क्या हो जाता है, उससे जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। तो ये जो है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। तो क्या आपको पता है कि जो सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कौन सा है? तो जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है और उसका नाम क्या है? तो एंजल जलप्रपात है। और चलिए दूसरा एक और जलप्रपात है जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। और यह जलप्रपात उत्तरी अमेरिका और कनाडा के संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि बीपीएससी का कुछ नहीं, ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एनसीईआरटी से ही उठा कर दे देता है, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको बता रही हूँ। तो जो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि कनाडा और क्वेश्चन में अगर कनाडा और अमेरिका है, उन दोनों के बीच में कौन सा जलप्रपात है, तो उस जलप्रपात का नाम क्या हो जाएगा? निग्राया जलप्रपात। और एक और है जो अफ्रीका में है, उस जलप्रपात का देखिए, अफ्रीका में जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। देखिए अब मैंने आपको 3 जलप्रपात के बारे में बताया। एक तो एंजल जलप्रपात, दूसरा कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात, और तीसरा विक्टोरिया जलप्रपात। ये तीनों फेमस चीज़ें हैं। पहला कहाँ पे है? वेनेजुएला में है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। दूसरा जो निग्राया जलप्रपात है वो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पे है। और तीसरा जो है विक्टोरिया जलप्रपात वो अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे है, ठीक है। तो ये जो सीमा वाला 2 हो गया। पहला कौन सा हो गया? निग्राया, जो किसके किसके सीमा पे है, ये आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये है जाम्बिया और जिम्बाब्वे विक्टोरिया जलप्रपात। तो ठीक है, अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैं आपको ये डायग्राम्स दिखा करके मैं आपको छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि बीपीएससी में आपसे क्वेश्चन कितना बार बना दिया है कि चाप झील क्या है, चाप झील किधर है, कौन सा ये वाला झील कहाँ पे है, चाप झील होता क्या, आपको पता होना चाहिए। तो जो बाढ़ की मैदान, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में बाढ़ वगैरह बहुत आता है, उससे बहुत सारे झील का भी निर्माण हो जाता है। बाढ़ की मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जब बाढ़कृत एरिया हो जाता है तो नदी कुछ स्थलाकृतियाँ बना देती है। तो कैसी बनाती है? देखिए, जब ये नदी जो है टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, तो ये जो नदी का एक समय जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नदी का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब पानी का जब बहाव कम होने लगता है तो वो पानी का जो इतना है ना, अब मान लीजिए कि बीच वाला जो भूमि है वो थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा लो लैंड है, ये वाला भी लो लैंड है, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लैंड हो गया। पानी ज़्यादा होने की वजह से हाई लैंड को पार करके यहाँ पे आ गया, पानी यहाँ पे भी जम गया। लेकिन एक वक्त आएगा जब नदी का जो पानी है थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये बीच में क्या हो जाएगा, हाईलैंड दिखने लगेगा और इधर कुछ एरिया में झील का निर्माण हो जाएगा। तो इस झील को क्या बोलते हैं? चाप झील कहते हैं। अब आपको इस चीज़ समझ में आ गया होगा। और जितना दूर में पानी है उसको क्या बोलते हैं? नदी का कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया मतलब जितने दूर में नदी अपने पानी को संग्रहित किए हुए है उसी को बोलते हैं कैचमेंट एरिया। और ये जो इसका टेढ़ा मेढ़ा घूमने का जो रास्ता है इसको क्या बोलते हैं? विसर्प, ठीक है। और ये तटबंध है, ठीक है। चलिए अब आपको मैं दूसरा डायग्राम से आपको पहचान करवाती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में बना हुआ है, तो हो सकता है प्रीवियस ईयर का जो 1-2 क्वेश्चन होता है ना वो रिपीट भी हो जाता है। और बीपीएससी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो ये बहुत एनसीईआरटी का चीज़ है, तो आपको पूछ सकता है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इस लेक्चर में इसको भी ऐड कर रखा है। तो जैसे भी आप समुद्र वगैरह देख रहे हैं ना, समुद्र के अंदर भी पहाड़ी एरिया होता है। जब पानी आती है तो पानी में भी एक ऊर्जा होता है। उस ऊर्जा बार बार पानी के आने से पत्थर हो या सैल हो या चट्टान हो, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे टूटने फूटने लगती है। जब पानी का बार बार टकराव होता है तो ये टूटता है, स्थल टूटते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो पानी है ना, इसकी वजह से देख रहे हैं यहाँ पे गुफा बन गया है,
पानी के टकराने से एक फोर्स बनेगा। ये जो चट्टान है धीरे धीरे बिखरने लगती है, टूटने लगती है, यहाँ पे बहुत सारा से स्पेस बन जाता है, एक गुफा की तरह बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? समुद्री गुफा बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो चट्टान है बहुत बड़ा सा है और इसके बीच से होकर के पानी काट दिया है ना, बीच वाले देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको काट करके अंदर की तरफ से पानी इस पार से उस पार चला गया है। तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? तटीय मेहराब। तो आपको पता होना चाहिए कि तटीय मेहराब क्या होता है, ठीक है। तो एक बड़ा सा दीवार होता है, उस दीवार के बीचों बीच ये ऐसे करके पानी पार करके वहाँ पे कुछ होल टाइप का बना देता है, उसी को बोलते हैं तटीय मेहराब। और ये क्या स्टैक है, यहाँ पे पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि यहाँ पे सिर्फ इधर का जो पार्ट है वो भी टूट गया धीरे धीरे और इधर का भी एक दीवार की तरह बच गया। इसको क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। ये सारा पानी के अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है ना, इसका कमाल है, ठीक है। तो जो समुद्र का जो लहरें हैं उनके द्वारा निर्मित ऐसी ऐसी आकृतियां होती है। अगर आपको क्वेश्चन में बना देता है, जैसे बीपीएससी के क्वेश्चन में बना सकता है कि जो समुद्री तरंगों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में दे देगा समुद्री गुफा, ऑप्शन बी में दे देगा तटीय मेहराब, ऑप्शन सी में दे देगा स्टैक और ऑप्शन 4 में क्या दे देगा? हिमनद, ठीक है। और उसके बाद 5वां ऑप्शन आप सबको पता है कि इनमें से एक से ज़्यादा और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से ज़्यादा, यानी आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो समुद्री गुफा है और ये तटीय मेहराब है और स्टैक है, ये तीनों जो हैं वो समुद्री तरंगों के द्वारा निर्मित होते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ इस वाले डायग्राम में आपको देख करके क्या पता चलता है? इस वाले डायग्राम में मैं बोली थी ना कि आपकी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें लेकर के आऊँगी जो आपको पढ़ करके ना मज़ा आएगा। और इस छोटी छोटी सी चीज़ों को आप अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं, डायग्राम्स में यूज कर सकते हैं, जहाँ मन है वहाँ यूज कीजिए, मार्क्स आपको मिलेंगे भर भर के। तो ये जो है ना, जैसे कि आप जब नदी के बारे में पढ़ते होंगे ना, तो जो एक तो होती है हिमालयी नदियाँ, दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो जो नदी जो बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा बहुत इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो जो सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन कौन सी नदी से बनाता है? गंगा नदी। तो ठीक है। और जितनी भी पूरब की तरफ बहने वाली नदी, प्रायद्वीपीय नदी में जितनी भी पूरब की तरफ यानी बंगाल की खाड़ी में आकर के जो नदी गिरती है, जैसे हो गया गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन जो पश्चिमी मुखी जो नदी है, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सब जो है ये क्या ज्वारनद मुख बनाती हैं, ठीक है। ज्वारनद मुख और डेल्टा, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। डेल्टा जो है, जब डेल्टा का निर्माण कब होता है? जब पानी का जो स्लोप होता है बहुत कम हो जाता है और वो पानी जाकर समुद्र में मिल जाता है। तो पानी का स्लोप कम होने की वजह से ये जो देख रहे हैं ना, जो ये जो हाईलैंड हो गया ना, जिसका थोड़ा सा हाइट पे हो गया और ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्लोप कम है, तो इधर से पानी निकल गया, यहाँ पे पानी नहीं गया। तो इस सब की वजह से इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे पानी है, कहीं मिट्टी है। तो इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा का निर्माण होगा। लेकिन जब ज्वारनद मुख में क्या होता है? थोड़ा हाइट से आके गिरता है पानी, तो वहाँ से क्या हो जाएगा? वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसलिए उसको ज्वारनद मुख बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।